हेलो स्टूडेंट, आज हम भौतिक राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, दैनिक जीवन में हमें हर वस्तु के मापन की आवश्यकता महसूस होती है। जब भी हम किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तब भी हमें उस वस्तु के मापन की आवश्यकता होती है। तो ये जो मापन है, ये मापन के कारण ही हमने कुछ राशियों को परिभाषित किया है, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे मुझे अगर इस पेन की लंबाई जाननी है कि ये पेन कितना लंबा है, तो इसकी लंबाई जो मैं नापूंगा, तो लंबाई जो है एक भौतिक राशि है। इसी प्रकार से यदि मुझे कोई दो व्यक्ति है और दो व्यक्तियों में बताना है कि कौन सा वाला व्यक्ति ज्यादा भारी है और कौन सा वाला हल्का है, तो उसके लिए हम उन दोनों व्यक्तियों के द्रव्यमान को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान देखकर हम दोनों की जो भार है उसकी तुलना कर पाएंगे। ऐसे ही भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु के मापन की आवश्यकता हमें महसूस होती है, और मापन कर लेने के बाद ही हम वस्तुओं को जो है आदान प्रदान या विनिमय कर सकते हैं, या वस्तुओं के बारे में, उसकी भौतिक संरचना के बारे में, उसके मूल्य के बारे में हम जान सकते हैं। तो हमें मापन जो हम करते हैं वो हम भौतिक राशियों के आधार पर करते हैं। अब ये जो भौतिक राशियां होती है, जैसे हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर हमें ज्ञात करना है, अर्थात उसके द्रव्य का मान, द्रव्यमान का मतलब होता है उसके अंदर जो द्रव्य है, उसके अंदर जो पदार्थ है, द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, उसका मान ज्ञात करना। इसी प्रकार से यदि किसी वस्तु की लंबाई का हमें पता लगाना है, अर्थात वो वस्तु कितनी ज्यादा लंबी है इसका हमें पता लगाना है, तो ये भी हमारी एक भौतिक राशि आएगी लंबाई, इसका भी मापन किया जाता है। अगर कोई वस्तु कितनी अधिक चौड़ी है, चौड़ाई क्या होती है, जैसे अगर ये कोई आयत है तो इसमें जो लंबी वाली भुजा है ये कहलाएगी हमारी लंबाई, और जो चौड़ी वाली भुजा है वो हमारे कहलाएगी चौड़ाई। ठीक है, तो ये भी एक भौतिक राशि है जिसे हम चौड़ाई के रूप में लिख रहे हैं। ऐसे ही यदि कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे कोई बाइक है, अगर वो किसी वेग से चल रही है, किसी स्पीड से चल रही है, अगर हमें ये पता लगाना है कि कोई वस्तु कितने वेग से चल रही है, वो बाइक जो है किस वेग से चल रही है, तो वेग भी एक भौतिक राशि है जिसे हम किलोमीटर प्रति सेकंड कहते हैं। इसी प्रकार से त्वरण भी एक भौतिक राशि है, दूरी भौतिक राशि है, विस्थापन भौतिक राशि है, क्षेत्रफल भौतिक राशि है, आयतन भौतिक राशि है। हम किसी भी वस्तु के बारे में जब जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, उसका मूल्य, ये सभी जो राशियां हैं ये भौतिक राशियां कहलाती है। तो जो भौतिक राशि होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है। पहला कहलाता है अदिश राशि, और दूसरा प्रकार होता है इसका सदिश राशि। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, पहला अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। पहले हम भौतिक राशियों को ये समझ लेते हैं अच्छी तरह से, फिर हम उसमें अदिश और सदिश दोनों प्रकार की राशियों को देखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। तो कोई भी एक भौतिक राशि ले लो, जैसे द्रव्यमान ले लो, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। जब भी हम किसी वस्तु का द्रव्यमान बताएंगे, जैसे हम किसी व्यक्ति का द्रव्यमान बताएं, माना कि कोई व्यक्ति 70 किलोग्राम का है, कोई व्यक्ति 70 किलोग्राम का है, ठीक है बच्चों। तो हमने व्यक्ति का द्रव्यमान बताया कि व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है, 70 किलोग्राम है। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, जैसे किसी वस्तु की लंबाई जो है उस वस्तु की 6 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु है, ये पेन है, इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों ये जो राशियां हैं, द्रव्यमान और लंबाई, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं भौतिक राशियां। किसी भी वस्तु के मापन के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें हम उस वस्तु की भौतिक राशियां कहते हैं। अब जब भी हम भौतिक राशियों को लिखते हैं, तो भौतिक राशियां जब भी लिखी जाती है तो आप हमेशा देखना कि भौतिक राशि के आगे एक तो आता है संख्यात्मक मान, कोई ना कोई संख्या आएगी, जैसे 6 है, 70 है, 10, 20, 50, कोई ना कोई संख्या आएगी, कोई ना कोई नंबर आएगा, और उसके साथ साथ हमेशा किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड, इस तरह से कोई मात्रक हमेशा आएगा। तो हमने एक बात सीखी है कि जब भी कोई भौतिक राशि हम लिखते हैं तो भौतिक राशि के साथ क्या क्या आता है, एक तो आता है संख्यात्मक मान, और दूसरा क्या आता है, तो उस वस्तु का, उस भौतिक राशि का मात्रक आता है। तो जब भी भौतिक राशि लिखते हैं तो संख्यात्मक मान आता है और मात्रक आता है। ऐसे ही कोई दूसरी भौतिक राशि लिख लो, जैसे चौड़ाई है, चौड़ाई को अगर मैं लिखूंगा
तो चौड़ाई किसी वस्तु की जैसे 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी एक तो आया संख्यात्मक मान, कोई ना कोई संख्या है, और दूसरा इसका क्या आ रहा है, मात्रक, जैसे सेंटीमीटर आ रहा है, मीटर आ रहा है, किलोमीटर आ रहा है, इस तरह से कोई ना कोई मात्रक आएगा। वेग हम लिखें तो किसी वस्तु का वेग अगर 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो देखिए यहाँ पर भी एक संख्यात्मक मान आएगा, उसके साथ मात्रक आएगा। त्वरण अगर लिखें किसी वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो त्वरण के साथ भी एक संख्यात्मक मान आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, मात्रक आ रहा है। दूरी अगर लिखें कि 2 किलोमीटर है, तो 2 संख्यात्मक मान है, और किलोमीटर इसका क्या है, मात्रक है। ऐसे ही किसी वस्तु का विस्थापन लिखें, माना कि 1 किलोमीटर का विस्थापन है, तो 1 संख्यात्मक मान है, किलोमीटर इसका क्या है, मात्रक है। ऐसे प्रत्येक राशि के लिए ये अगर 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है या आयतन है 200 मीटर क्यूब, तो देखिए बच्चों यहाँ पर संख्यात्मक मान और मात्रक, संख्यात्मक मान और मात्रक। हर भौतिक राशि, जब भी हम किसी भौतिक राशि को लिखते हैं तो भौतिक राशि हमेशा संख्यात्मक मान और मात्रक के रूप में लिखी जाती है। तो भौतिक राशि को हम संख्यात्मक मान और मात्रक के रूप में लिखते हैं। हमने इतनी सारी भौतिक राशियों के उदाहरण को देखा है, लेकिन फिर भी जो भौतिक राशियां होती है उसमें से कुछ भौतिक राशि ऐसी होती है जिनके साथ साथ संख्यात्मक मान, मात्रक और एक दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसा प्रत्येक भौतिक राशि के साथ नहीं होता है, कुछ भौतिक राशि ऐसी होती है जिसके साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे देखिए पहली जो भौतिक राशि द्रव्यमान है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है, तो इसके साथ साथ क्या मैं यहां पर लिखूं कि पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में या उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में, तो क्या द्रव्यमान के साथ साथ दिशा दिखाना उचित है? क्या मैं पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में किसी अन्य दिशा में अगर द्रव्यमान को दिखाऊंगा तो द्रव्यमान तो 70 किलोग्राम ही रहेगा, उसके मान में क्या चेंज आएगा, दिशा के साथ साथ। तो हम जानते हैं कि ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके साथ साथ हमें दिशा दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका द्रव्यमान तो 70 किलोग्राम ही रहेगा, दिशा की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी राशियां होती है जिसके साथ साथ दिशा की भी अत्यंत आवश्यकता होती है, दिशा बताना भी बहुत बहुत जरूरी होता है। जैसे एक भौतिक राशि यहाँ पर वेग ले लो। वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी तेज गति से जा रही है। जैसे अभी हमने बाइक का उदाहरण लिया था, एक बाइक है जो सड़क पर चल रही है, अब हमें यह पता लगाना है कि वो कितने तेज गति से जा रही है, तो उसके लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता हमें होगी वो है वेग। तो वेग की सहायता से हम उसका ये बता सकते हैं कि वो कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी वेलोसिटी से वो जा रही है। तो वेग के साथ साथ दिशा बताना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, हमें इस स्थान से चलना प्रारंभ करना है और यहां तक पहुंचना है। अब हम जानते हैं कि ये 2 किलोमीटर दूरी है, तो अगर हम आधे घंटे में पहुंचना चाहते हैं तो हमें कितना वेग रखना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम इस वेग से जाएंगे तो हम आधे घंटे के अंदर इस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो क्या बच्चों यहाँ पर दिशा महत्वपूर्ण नहीं होगी? अगर हम इसी वेग से अगर इस दिशा में चले जाएं तो क्या हम इस जगह पहुंच जाएंगे? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमें अगर इस स्थान से चलकर इस स्थान पर जाना है तो एक निश्चित दिशा में वेग भी होना उतना ही जरूरी है जितना कि स्पीड है। जैसे हम हमारे जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सफल हो, और जीवन सफल होने के लिए उसे एक निश्चित गोल को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। और निश्चित गोल प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। लेकिन बच्चों, अगर मेहनत सही दिशा में नहीं होगी, सही दिशा में अगर मेहनत नहीं होगी तो क्या हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे? तो हम जानते हैं कि सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ साथ सही दिशा, सही मार्गदर्शन का होना भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना जरूरी है। अगर रेस किसी पॉइंट यहां से एक दौड़ स्टार्ट होती है और हम बहुत मेहनत करके, बहुत ताकत लगा करके, खूब पसीने बहा करके दौड़ना चालू करते हैं और हमें जितनी भी जान है, जितनी भी ताकत है, उस स्पीड से हम दौड़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट से जो हम दौड़ रहे हैं, हमने दौड़ने की दिशा ही गलत ले ली, हम दौड़ना ही रेसिंग पॉइंट से पीछे की साइड चालू कर दिया, तो क्या हम जीत जाएंगे उस दौड़ को? क्योंकि हमें वो दौड़ कर कहां पहुंचना था, यहां पहुंचना था, लेकिन हम पहुंच पा गए दूसरी दिशा में। हालांकि हमने क्या मेहनत में कोई कमी करी है? हमने पूरी मेहनत करी है, पूरा जोर लगाया है, खून पसीना बहाया है, लेकिन फिर भी हम नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि हमारी दिशा ही सही नहीं थी। तो हमें कुछ राशियां ऐसी भी होती है जिसके साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी उतनी ही जरूरत होती है। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश कहते हैं। जैसा कि नाम से लग रहा है, इसमें सदिश को हम लिखे तो सहदिश, सह का मतलब साथ में, किसके साथ में? तो दिशा के साथ में।
किसके साथ में? दिशा के साथ में। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसके साथ में कौन होती है? दिशा होती है, ऐसी भौतिक राशि को हम कौन सी राशि बोलते हैं? सहदिश, दिशा के साथ वाली भौतिक राशियां कहते हैं। और दूसरी प्रकार की राशि है अदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहेंगे? तो ऐसी भौतिक राशियां अदिश, ए प्लस दिश, जिसके साथ दिशा नहीं हो, जिसके साथ दिश यानी दिशा नहीं हो, अर्थात दिशा की कोई आवश्यकता नहीं हो, तो ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। देखिए बच्चों, यहां हमने कुछ राशियों के उदाहरण लिए हैं कि कौन सी राशियां अदिश में काउंट होगी और कौन सी राशि सदिश में काउंट होगी। तो देखिए तापमान, पहली भौतिक राशि हम देख रहे हैं तापमान। तापमान का मतलब होता है टेम्परेचर। जैसे अभी वातावरण का तापमान कितना हो रहा है? 28 डिग्री के आसपास अगर तापमान है, तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी हम तापमान का मापन करते हैं तो हमें एक दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, केवल हम बोल देंगे कि अभी जैसे 28 डिग्री हो रहा है तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड हम तापमान बता देंगे। तो ये इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो हम तापमान को किसमें लेंगे? अदिश में लेंगे। द्रव्यमान हमने पहले देख ही लिया है, अदिश राशि होती है। इसी प्रकार से जब हम दूरी लेते हैं तो दूरी भी अदिश राशि होती है, क्योंकि दूरी का मतलब होता है कि व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो दूरी भी हमारे अदिश राशि है। इसी प्रकार से आवर्ती, प्रति एकांक समय में किए गए दोलनों की संख्या, तो ये जो संख्या होगी एक नंबर होगा, इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से समय जब हम कैलकुलेट करते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, तो उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। समय को समझाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये भी अदिश राशि में काउंट होता है। इसी प्रकार से जब हम आयतन निकालते हैं तो उसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आवर्तकाल भी एक समय है, इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, तो दूरी और समय दोनों ही अदिश राशि है, तो बनने वाली राशि भी अदिश राशि होगी। इसी प्रकार से दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो ये भी अदिश राशि होती है। घनत्व, किसी भी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम घनत्व कहते हैं। जितने ज्यादा परमाणु एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित होंगे उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा, तो यहाँ पर भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से ऊर्जा हम कैलोरी में निकाल सकते हैं। जैसे हमारे अंदर हम कोई खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो कितने कैलोरी एनर्जी हमको मिली है वो हमारी ऊर्जा कहलाएगी, उसमें भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से जो कार्य किया जाता है, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक एक ही होता है, तो कार्य भी कैसी राशि? अदिश राशि है। इसी प्रकार से विद्युत धारा, जो करंट होता है, वो भी हमारे अदिश राशि में आता है, इसमें भी दिशा नहीं होती। विद्युत धारा के परिमाण को बताने के लिए 2 एम्पियर करंट बह रहा है, 2 एम्पियर अगर करंट बह रहा है तो इसको बताने के लिए भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। देखिए बच्चों, इस करंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कोई वायर है, जब भी हम करंट बताते हैं तो ऐसे बताते हैं कि प्लस दिशा से माइनस दिशा की ओर बहता है। तो करंट को तो हम दिशा से बताते हैं कि करंट जब इस वायर में बह रहा है तो इसमें तो दिशा आ रही है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सदिश में आएगा या अदिश में आएगा। तो देखिए बच्चों, सदिश जो राशियां होती हैं उसको हम दिशा से तो बताते ही हैं, उसके साथ कुछ सदिशों के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको भी हमें फॉलो करना पड़ता है, तो ही कोई राशि सदिश राशि कहलाती है। तो करंट जो है इसमें हम दिशा तो बताते हैं, लेकिन ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। इसको जब हम आगे और सदिश राशि को पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ये कैसे सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए इसको हम सदिशों की श्रेणी में नहीं रखते। इसलिए विद्युत धारा भी अदिश आती है। शक्ति जो है, कार्य करने की क्षमता, प्रति एकांक समय में हम कितना कार्य कर सकते हैं, कार्य करने की क्षमता जो है हर व्यक्ति की, जैसे हम जानते हैं, अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति एक कार्य को बहुत कम समय में कर लेता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को करने में अधिक समय लगाता है। इसका मतलब दोनों की शक्ति अलग अलग है। जो व्यक्ति कार्य को जल्दी कर सकता है उसकी शक्ति ज्यादा है। तो शक्ति जो होती है वो भी दिशा पर निर्भर नहीं करती, इसे भी हम अदिश राशि में काउंट करेंगे। इसी प्रकार से जो आवेश होता है, चार्ज होता है, उसे भी हम अदिश राशि में काउंट करते हैं। ये सभी जो राशियों के उदाहरण हमने देखे, ये सारे अदिश राशियों के उदाहरण है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी राशियों के बारे में देखते हैं कुछ उदाहरण, जिसका नाम है सदिश राशि। हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। सदिश राशि का मतलब होता है ऐसी भौतिक राशियां जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे देखिए विस्थापन, ये पहली हम राशि देख रहे हैं जो सदिश राशि है। तो विस्थापन कैसे सदिश राशि है? तो विस्थापन जो होता है वो सदैव प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा की दिशा में होता है। तो इसकी दिशा निश्चित हो गई, ये हमेशा प्रारंभ से अंतिम वाले बिंदु की तरफ होगा, तो इसलिए इसमें दिशा है, इसलिए ये सदिश राशि है। दूसरा देखें भार। भार बराबर क्या होता है? तो भार जो वेट होता है W बराबर होता है mg। तो जब भी हम भार निकालते हैं तो देखिए इसमें आता है द्रव्यमान। देखिए बच्चों, जो द्रव्यमान होता है और भार जो होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं।
द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु के अंदर जो द्रव्य है, पदार्थ है, उसका कितना मान है। जबकि भार का मतलब होता है कि जब वो द्रव्यमान वाली वस्तु जैसे पृथ्वी के ऊपर रखी है, तो ये द्रव्यमान वाली वस्तु है, इसका m द्रव्यमान है, तो हम जानते हैं पृथ्वी इसको गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगी, जी बल से। तो जी जो गुरुत्वीय त्वरण है, इससे पृथ्वी अपनी ओर इसको खींचेगी। तो पृथ्वी द्वारा इस पर लगाया गया जो बल है वो होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण जी। तो ये जो लगाया गया बल है यही कहलाता है भार। तो पृथ्वी द्वारा खींचा गया बल, पृथ्वी जिस बल से इस वस्तु को खींच रही है वो बल को ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो बल है, बल तो किस राशि में आता है, सदिश राशि में आता है। तो ये जो भार है वो भी बल ही होता है, तो भार किस में आएगा, सदिश राशि में आएगा। इसी प्रकार से धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाले आवेशों का मान, तो इसे धारा घनत्व कहेंगे। ये भी एक सदिश राशि है। ध्यान रखना बच्चों, धारा एक अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इसी प्रकार से जो वेग है, विस्थापन बटा समय, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो इसमें विस्थापन आ रहा है, अब विस्थापन एक सदिश राशि है और समय तो अदिश है, तो सदिश बटा अदिश ये भी सदिश राशि होगी वेग। इसी प्रकार से रेखीय वेग, कोणीय वेग, समवेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये जिन के पीछे वेग शब्द आ रहा है, चाहे वेग हो, चाहे रेखीय वेग हो या कोणीय वेग हो, रेखीय संवेग हो, यहाँ भी वेग आ रहा है, या केवल संवेग हो या कोणीय संवेग हो, जिन के पीछे वेग आ रहा है, वेग का मतलब ही कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। इसको एक ही लाइन में ध्यान रख लो, जिनके पीछे वेग आ रहा है वो सारी की सारी कौन सी होगी, सदिश राशियां होगी। उसके बाद हम देखते हैं त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। तो इसमें वेग बटा समय, वेग एक सदिश राशि है, समय एक अदिश राशि है, तो सदिश बटा अदिश ये भी कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। इसको दर्शाने के लिए भी दिशा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र जो होता है, हम जानते हैं बल रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं, ये प्लस से बाहर, प्लस से बाहर की ओर निकलती है और माइनस के अंदर की ओर प्रवेश करती है, तो इसमें भी दिशा होती है। ये क्षेत्र जो होता है इसमें भी दिशा होती है, क्योंकि इसको भी बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सदैव एन से निकलती है और एस में प्रवेश करती है। इसी प्रकार से जो बल होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अभी हमने देखा, तो इसमें द्रव्यमान और त्वरण आ रहा है, द्रव्यमान तो अदिश है लेकिन त्वरण एक सदिश राशि है। तो जब भी एक सदिश राशि आ गई तो गुणा होकर के सदिश और अदिश गुणा होकर के सदिश ही आ जाएगा, तो ये भी जो है सदिश राशि है। इसी प्रकार से जो ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है, वो भी सदिश राशि है। तो इस तरह से ये सारी राशियां जो हमने देखी, ये सदिश राशि की श्रेणी में रखी जाती है। अर्थात इन भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों, जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा का कितना महत्व होता है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दो व्यक्ति हैं जो इस कार पर बल लगा रहे हैं। तो दोनों व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा करके इस कार पर बल लगा रहे हैं। ये पहली स्थिति है। इस पहली स्थिति में हम देख सकते हैं कि दोनों व्यक्तियों के द्वारा बल लगाया जा रहा है, लेकिन अगर दोनों व्यक्तियों द्वारा लगाए गए बल का मान समान है, एक व्यक्ति यहाँ से इस कार पर इस दिशा में बल लगा रहा है, वैसे ही जो दूसरा व्यक्ति है वो इस कार पर इस दिशा में बल लगा रहा है, तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि अगर दोनों के द्वारा लगाए गए बल का मान समान है तो ये कार जो है विराम अवस्था में रहेगी। और इसी को अगर हम दूसरी स्थिति में देखें, यदि दोनों व्यक्ति एक साइड आकर खड़े हो जाएं और इस कार पर इस दिशा में बल लगा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि ये कार यहां से इस दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगी। तो देखिए बच्चों, दो व्यक्ति थे और दोनों स्थिति में वो दोनों व्यक्ति समान बल लगा रहे हैं, लेकिन पहली स्थिति में दोनों के बलों की दिशा अलग अलग है और दूसरी स्थिति में दोनों के द्वारा लगाए गए बलों की दिशा एक जैसी है। तो दोनों स्थिति में जो घटना उत्पन्न हो रही है वो भी देखो अलग अलग प्राप्त हो रही है। इस स्थिति में कार विराम अवस्था में रह रही है और इस स्थिति में कार धीरे धीरे गति करना प्रारंभ कर रही है। तो देखिए बच्चों, अगर केवल मैं इतना कहूं कि एक कार है, उस कार को दो व्यक्ति धक्का दे रहे हैं, तो क्या वह कार गति करेगी? अगर केवल इतना सवाल मैं पूछता हूं तो इसका आंसर हम जब तक नहीं दे सकते जब तक हमें यह ना बता दिया जाए कि वो दोनों व्यक्ति उस कार पर किस दिशा में बल लगा रहे हैं, क्योंकि बिना दिशा के हम ये निर्णय नहीं निकाल सकते कि वो कार गति करेगी या नहीं करेगी, या करेगी तो किस दिशा में करेगी। अगर यही दोनों व्यक्ति कार के इस तरफ खड़े हो जाएं और इस तरफ बल अगर लगाएंगे तो ये कार इस दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगी। इसलिए जब भी हम सदिश राशियों को बताते हैं तो इसके साथ साथ दिशा की बहुत आवश्यकता होती है। बिना दिशा के हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि वो वस्तु किस दिशा में गति करेगी।